नमस्कार, मेरा नाम है नील। आज के एडिटोरियल एनालिसिस में चर्चा है संपादकीय जो हिंदू अखबार से लिया गया है। लिखा है अरुण मायरा साहब ने, जो प्लानिंग कमीशन के पहले मेंबर रह चुके हैं। संपादकीय कह रहा है कि उदार अर्थव्यवस्थाएं कैसे अनउदार समाज के निर्माण में योगदान देती हैं। इस सवाल पर विचार किया है अरुण मायरा साहब ने। एक ब्रॉड आउटलुक जान लेते हैं। अरुण मायरा साहब कह रहे हैं कि दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि समाज हिंसक हो रहे हैं, समाज संकीर्ण हो रहे हैं। हिंसक और संकीर्ण को और परिभाषित हम डिटेल में करेंगे, बट समाजों में ये बदलाव आ रहा है। वो कह रहे हैं कि इन्हीं बदलावों के साथ साथ हमें दिख रहा है कि गैर बराबरी भी समाज में बढ़ रही है। तो क्या ये महज इत्तेफाक है कि ये दोनों चीज़ें साथ में हो रही हैं? मायरा साहब कहते हैं ये इत्तेफाक नहीं है। फिर वो बताते हैं कि कैसे प्राइवेटाइजेशन क्या रोल निभा रहा है समाज को बदलने में। देखिए, प्राइवेटाइजेशन एक आर्थिक गतिविधि है, निजीकरण एक आर्थिक गतिविधि है, लेकिन उसके कुछ सामाजिक असर भी होंगे। उन सामाजिक असर पर बात होगी। फिर इतिहास के झरोखे से मायरा साहब बात करते हैं कि कैसे ऐतिहासिक तौर पर पूंजीवाद, समाजवाद, अलग अलग तरह के विचार, अलग अलग तरह के समाज निर्माण का स्वप्न दिखाते रहे हैं। कौन से स्वप्न सफल हो रहे हैं, कौन से स्वप्न असफल हो रहे हैं, होते रहे हैं, इसके बारे में मायरा साहब बात करते हैं। और फिर हाल ही में जो समस्याएं उभरी हैं गैर बराबरी की हमारे समाजों में, और जो दूसरी समस्याएं उभरी हैं, फिर उनके बीच क्लियर कनेक्शन बैठाकर वो आगे की राह सुझाने की कोशिश करते हैं। तो ये ब्रॉड आउटलुक है। अब हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। अरुण मायरा साहब शुरू कहते हैं कि दुनिया भर में राष्ट्रवाद और अधिनायकवाद दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। नेशनलिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, और जबकि साथ ही जो लोकतंत्र है उसमें गिरावट आ रही है। चाहे वो लोकतंत्र इंग्लैंड में हो, भारत में हो, या अमेरिका में हो, या यूरोपियन यूनियन के देशों में हो। इशारा किस ओर है? हम जानते हैं कि इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है, जहाँ के बोरिस जॉनसन को थोड़ा ट्रंप के किस्म का नेता माना जाता है, यानी कम लोकतांत्रिक थोड़ा। इसी प्रकार यूरोपियन यूनियन के कई देशों में, जैसे हंगरी है, पोलैंड है, वहाँ घोर दक्षिणपंथी पार्टियों का उदय हुआ है, हम ये भी जानते हैं। और इस तरह की बातें अलग अलग देशों में हुई है। उसी को आधार बना के अरुण मायरा साहब पहला पैराग्राफ अपना कहते हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि इसी सब के बीच अर्थव्यवस्थाएं भी बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही हैं। जो अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ोतरी या इजाफा है, उसको ऊपर के शीर्ष के 1% लोग डकार जा रहे हैं। वो फायदा ट्रिकल डाउन नहीं कर रहा। ट्रिकल डाउन वर्ड का या युग्म का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि जो पूंजीवाद की सोच है वो कहती है कि जब जो शीर्ष पर लोग हैं समाज के, वो बिजनेस को बहुत फैलाएंगे, अधिक से अधिक व्यापार करेंगे, नई खोजें करेंगे, नए निर्माण करेंगे, तो इतनी पूंजी समाज में डेवलप होगी कि वो उसका एक हिस्सा समाज में नीचे तक जाएगा, ट्रिकल डाउन होके। जैसे पानी की बूंदें ट्रिकल डाउन होती हैं, वैसे पूंजी भी ट्रिकल डाउन होगी। लेकिन मायरा साहब कह रहे हैं कि ये जो वादा था, ये वादा ट्रिकल डाउन का वादा पूरा होता नहीं दिख रहा है। वो कहते हैं कि 2007-8 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी दुनिया में, और जो हालिया कोविड-19 के चलते जो संकट आया है दुनिया में, इसमें भी देखने को मिला कि जो अमीर है वो तो अमीर होता गया, लेकिन जो आखिरी पायदान पर करोड़ों लोग हैं, वो उस पायदान के आखिरी पाए से भी गिरने लगे हैं। और ऐसे में न सिर्फ दुनिया में गैर बराबरी बढ़ी है, बल्कि भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा गैर बराबर मुल्कों में से एक होता जा रहा है। आगे बढ़ता है संपादकीय। मायरा साहब कहते हैं कि देखिए, अब हम इसके राजनीतिक और आर्थिक लक्षणों पर बात करेंगे। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोरोना वायरस के ओरिजिन क्या रहे, कहाँ से ये निकला, उसको पहचानने को लेकर वैज्ञानिक उलझे हुए हैं। उसी प्रकार की एक बीमारी है जो पिछले 30 सालों से दुनिया में फैल रही है और लोग उलझे हुए हैं। वो बीमारी क्या है उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन उसके लक्षण हैं कि राजनीतिक तौर पर लोकतंत्र जो है वो दुनिया भर में कमज़ोर हो रहा है। लोकतंत्र भी कमज़ोर हो रहा है और सेकुलरिज्म भी कमज़ोर हो रहा है। धर्मनिरपेक्षता के मूल्य दुनिया भर में गिर रहे हैं। इसके आर्थिक लक्षण क्या है? आर्थिक लक्षण है कि समाजों के बीच जो आर्थिक विषमताएं हैं उनमें इजाफा हुआ है, और जिस प्रकार की ग्रोथ
अलग अलग समाज, अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं कर रहे हैं, वो अनसस्टेनेबल साबित हुई हैं। यानी कि आज दुनिया जान चुकी है कि इस तरह की ग्रोथ को, चाहे वो पर्यावरणीय कारण हो या दूसरे कारण हो, इस तरह की ग्रोथ को हमेशा के लिए लेकर नहीं चला जा सकता। इन दोनों लक्षणों की पड़ताल के बाद, यानी कि जो राजनीतिक लक्षण है और जो आर्थिक लक्षण है, इन दोनों लक्षणों की पड़ताल के बाद मायरा साहब कहते हैं कि ये जो दोनों लक्षण हैं, पैथोलॉजीज हैं, बीमारियां हैं, ये जुड़ी हुई हैं। जो आर्थिक लक्षण दिख रहे हैं वो राजनीतिक लक्षणों को और बढ़ावा दे रहे हैं। अब वो आते हैं लिबरल्स पर। लिबरल यानी उदारवादी लोग। इनका मानना होता है कि बाजारों को उदार होना चाहिए, यानी सरकारों का कम से कम कंट्रोल होना चाहिए, राजनीति को भी उदार होना चाहिए, यानी लोगों के बोलने की, एक्सप्रेस करने की आज़ादी अक्षुण्ण रहनी चाहिए। इस प्रकार की हर बिंदु पर उनका जो मत है वो उदार होता है, इसलिए मोटी मोटी भाषा में उनको उदारवादी कहा जाता है। हालांकि लिबरलिज्म का दर्शन एक अलग दर्शन भी है, उसको हम कभी और जानेंगे। मोटी मोटी हमने बात जान ली। तो संपादकीय क्या कहता है कि उदारवादी जो हैं वो हमेशा उदार बाजारों की, उदार अर्थव्यवस्थाओं की बात करते हैं। उनको समझना होगा कि ये जो अन उदार समाज बन रहे हैं, अन उदार सरकार बन रहे हैं, जिसका वो रोना रोते हैं, क्योंकि हमने बात की ना, क्योंकि वो तो ये भी कहते हैं कि सरकारों को भी उदार होना चाहिए, लोगों की आज़ादी, व्यक्तिगत आज़ादी, निजी आज़ादी अक्षुण्ण रहनी चाहिए। तो जब इसका वो करुणा क्रंदन करते हैं कि लोगों की आज़ादियों पर आँच आ रही है और साथ ही साथ वो उदार बाजारों की भी बात करते हैं, तो ऐसे में संपादकीय कहता है कि उन लोगों को समझना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें जुड़ी हैं, बल्कि उदार बाजार ही जो है वो अन उदार समाजों के निर्माण में योगदान कर रहे हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कांट हैव द केक एंड ईट इट टू। आपके पास ये तो संभव नहीं है कि केक रह भी जाए और आप उसे खा भी लें। चित भी मेरी पट भी मेरी, हिंदी में इसका तर्जुमा होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए क्या हुआ है पिछले 30 सालों में ऐसा जिसके चलते ये कहा जा रहा है। ये हुआ है 30 सालों में कि दुनिया भर में भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार के नाम पर सारे बॉर्डर्स को व्यापार के लिए खोलने पर बातचीत चलती रही है। तय हो गया है कि बॉर्डर्स खोले जाएंगे। केवल इतना ही नहीं हुआ है, जो अमीर लोग हैं उनकी आय पर, उनकी संपत्ति पर, इनकम और वेल्थ पर जो लगने वाला कर है वो भी लगातार घटाया गया है। इसके पीछे एक वैचारिक जस्टिफिकेशन दिया गया। कैसे उसको न्यायोचित ठहराया गया कि भाई जो वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं, जो संपत्ति का निर्माण करने वाले हैं, उनकी ऊर्जा पर कोई बंदिश नहीं लगानी चाहिए कर की। नहीं तो अगर उनकी ऊर्जा बाधित रहेगी तो जो पाई है, पाई यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, पाई यहाँ पे उसका मेटाफर हो गया, रूपक हो गया, जो अर्थव्यवस्था है उसका उसमें इजाफा नहीं होगा और फिर इतनी संपत्ति ही नहीं होगी कि उसको सब में बांटा जा सके। संपादकीय आगे कहता है कि देखिए 1970 के दशक तक यूरोप और अमेरिका जैसे देशों ने अपने जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, चाहे पब्लिक हेल्थ हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, उसके लिए जो ढांचा चाहिए, अवसंरचना चाहिए, उसको बहुत मजबूत कर दिया। अपनी सामाजिक सुरक्षा वाली व्यवस्था को, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को, जिसमें स्वास्थ्य शामिल है, जिसमें शिक्षा शामिल है, इस तरह की सुविधाओं को बहुत मजबूत कर दिया। कैसे मजबूत किया? उन्हीं ऊंचे टैक्सेस से, उन्हीं ऊंचे करों से जिनको बाद में लगाने पर असहमति दिखने लगी। लेकिन 1970 तक इन्हीं ऊंचे करों के साथ इस सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को सब देशों ने मजबूत कर लिया। यानी आज के समय में जो अमीर हैं वो बहुत कम उन पर कर लगाया जाता है। ऐसा संपादकीय कह रहा है कि उन पर जो कर है, उनकी संपत्ति पर, उनकी आय पर, वो 1970 के दशक के पहले के मुकाबले काफ़ी कम है। और ऐसे में हमें दिखता है कि ये बात तो ठीक है कि अर्थव्यवस्था बढ़ी है, पाई बड़ी हो गई है। मिठाई, पाई या मिठाई रूपक है अर्थव्यवस्था का, कि वो मिठाई, वो केक बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन उसको खाने वाले और कम हो गए हैं, बल्कि उसका भंडारण हो रहा है। और वो भंडारण उनके खुद के द्वारा ही हो रहा है। जिनको छूट दी गई थी कि वो ज़्यादा कमाएंगे तो समाज के पास ज़्यादा होगा खाने के लिए, ऐसा हो नहीं रहा है। उस अतिरिक्त आय का भंडारण उन्हीं के द्वारा हो रहा है जिनको ये छूटें दी गई थी। संपादकीय कहता है कि एक नया शब्द उभरा, निजीकरण, जो हर चीज़ का
समाधान दिखने लगा या हर चीज़ के समाधान के तौर पर पेश किया गया। सदी के अंत आते आते यानी 2000 साल आते आते ये कह दिया गया कि ये एक नए तरह के विचारधारा का सूचक है और वो विचारधारा अब अपनी विजय दिखा चुकी है, अजय हो चुकी है। इसी विचारधारा को फॉलो करना होगा, यानी सभी सामाजिक उपक्रमों को बेचा जाए और उनसे जो पूंजी निकले उससे पूंजी के लिए जो राह तकती सरकारें हैं वो अपनी भूख मिटाएं या अपनी योजनाएं पूरी करें। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले तो वो पूरी तरह से आश्रित थी टैक्सेस पर, करों पर। जो समाज का सबसे धनाढ्य वर्ग है, जिसके पास समाज में सबसे ज़्यादा धन पैदा करने के लिए जो सामाजिक पूंजी है उस तक पहुंच है, तो उस पर कर लगाया जाता था कि क्योंकि उसकी पहुंच सबसे ज़्यादा है सामाजिक रिसोर्सेज तक, जिनका इस्तेमाल करके धन पैदा किया जा रहा है, तो उस धन का एक अंश देना चाहिए कर के रूप में। लेकिन वो कर तो बहुत घटा दिया गया 1970 के दशक के बाद से। तो ऐसे जब सरकारों के सामने धन का मसला आया, पूंजी का मसला आया, तो फिर कहा गया कि सामाजिक उपक्रमों को बेचा जाना चाहिए। दूसरा जो तर्क दिया गया वो कहा गया कि एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है, यानी कार्य कुशलता। हर चीज़ में जो सर्विस की डिलीवरी है उसमें कार्य कुशलता ही सर्वोच्च पैमाना है। संपादकीय पूछता है कि ये कहते हुए इक्विटी जैसे मामलों को दरकिनार कर दिया गया। जी हाँ, कार्य कुशलता महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकारी नज़र से अगर आप देखें, सरकारों की नज़र से देखें, तो फिर सरकारों का दायित्व महज कार्य कुशल तरीके से सुविधा देना नहीं है, महज नहीं है, बल्कि एक बड़ा तत्व, बल्कि प्राथमिक तत्व है कि सबको सुविधाएं पहुंचा पाना, समतापूर्वक सुविधाएं पहुंचा पाना। लेकिन संपादकीय कह रहा है कि जब जो सामाजिक है उसको जब निजी में बदल दिया जाता है, तो अमीर लोग तो जो चाहे वो खरीद सकते हैं, बल्कि अपनी बढ़ी हुई आयों के साथ वो उन सर्विसेज को भी खरीद सकते हैं, सुविधाओं को भी खरीद सकते हैं जो ज़्यादा महंगी हो गई हैं। वो बेहतर शिक्षा पा सकते हैं, वो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को अपने पास ला सकते हैं, और ऐसे में उनकी आने वाली जो संततियां हैं, आने वाले जो बच्चे हैं, उनके पास क्योंकि बेहतर शिक्षा जैसी सुविधाएं होती हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो भविष्य भी उनके लिए ज़्यादा सुविधापूर्ण होता है, सुखद होता है। यानी कि जो हैव्स है और हैव नॉट है, जो अमीर हैं और जो गरीब हैं, उनके बीच की खाई बहुत चौड़ी होती जाती है। उसके बाद संपादकीय थोड़ा इतिहास की बात करता है। कहता है कि जब लोगों के पास वर्तमान में कुछ नहीं दिख रहा होता, और यहाँ पे देखिए अंतर संबंध की बात आ गई। हम बोल रहे थे ना कि संपादकीय इस बारे में विवेचना करेगा कि क्यों जो उदार बाजार हैं वो अनुदार समाजों से जुड़े हुए हैं। अब उसका समय आ गया है उत्तर का। वो कह रहे हैं कि जब लोगों को अपने वर्तमान में कुछ नहीं दिखता और भविष्य से भी कोई खास उम्मीद नहीं दिखती, तो लोगों का अपनी सरकारों में या सरकारों पर से, सरकारी तंत्र पर से, सरकारी व्यवस्थाओं पर से, कानून के राज पर से विश्वास उठने लगता है। और इतिहास कहता है कि जब भी इस प्रकार का निराशावाद समाजों में फैलता है, तो समाजों में बड़े बड़े मसीहाओं के लिए जगह बनने लगती है, बड़े बड़े मजबूत नेताओं के लिए जगह बनने लगती है, ऐसे लोगों के लिए जगह बनने लगती है जो लोगों के गर्व को हवा दें, लोगों के मन में ये आग फूकें कि तुम कभी बहुत महान थे, ताकि लोग आज की चिंताओं से मुक्त हो जाएं। उसके बाद संपादकीय कहता है कि एक लेखक थे फ्रांसिस फुकुयामा, अभी भी हैं, एक विद्वान हैं। उन्होंने कहा था कि 90 के दशक के बाद इतिहास का अंत हो गया है। इतिहास यानी उनके लिए एक ऐसी चीज़ जिसमें हमेशा बदलाव और दोहराव की संभावना मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि अब सोवियत रूस के पतन के साथ वैचारिक तौर पर जो अमेरिका द्वारा प्रायोजित पूंजीवाद है, उदार पूंजीवाद है, अब ये तय तौर पर विजेता साबित हो चुका है, इसलिए इतिहास का अंत हो गया है, अब कोई संघर्ष नहीं रहा है। ये फ्रांसिस फुकुयामा साहब ने मोटा मोटा कहा। संपादकीय कहता है कि इतिहास का अंत नहीं हुआ। जो अधिनायकवादी सरकारों का विचार था कि वो लोगों के मसीहा के तौर पर उभरेंगे, चाहे वो स्टालिन का विचार रहा हो या दूसरे अधिनायकों का जो उस समय के थे, या फिर संपत्ति पर
जिसको कम्युनिस्ट एक एक्सट्रीम एंड पे ले गए थे कि सारी संपत्ति सरकारों के अधीन हो, वो वाला विचार हो, इन विचारों का फेलियर हो चुका है। वो विचार तो फेल हो चुके हैं, लेकिन इतिहास फिर से वापस आया है। कैसे वापस आया है कि अब अधिनायकवादी सरकारें लोगों द्वारा चुनी जा रही हैं। क्यों चुनी जा रही हैं? क्योंकि लोग मजबूत सरकारें खोज रहे हैं जो आज की निराशा से उनको निकाल सकें। उसके बाद संपादकीय कहता है कि जो अमेरिका है, जो शीत युद्ध के समय, शीत युद्ध क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर, उसके खत्म होने के बाद से लेकर 90 के शुरुआती सालों तक एक प्रकार से अमेरिका और सोवियत रूस में जो लड़ाई रही, सीधी लड़ाई नहीं रही, अलग अलग देशों में एक प्रकार की छद्म लड़ाई रही, आर्थिक तौर पर, वैचारिक तौर पर एक सुलगती रही लड़ाई आंच के भीतर भीतर, उसी को शीत युद्ध कहा गया। उस पर डिटेल में बात कभी और करेंगे, लेकिन संपादकीय कहता है कि ये शीत युद्ध के अंत की ओर आते आते एक वॉशिंगटन कंसेंसस अमेरिका ने लॉन्च किया। बेसिकली इनफॉर्मल ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है, कंसेंसस यानी सहमति। वॉशिंगटन हम जानते हैं अमेरिका का एक शहर है, तो एक सहमति की ओर इंगित करता है ये विचार। सहमति किस ओर? कि दुनिया भर में मुक्त बाजार हो, फ्री मार्केट हो, उसको बढ़ाने पर सहमति बनी कि यही दुनिया के सामने अब रास्ता है, और इसको फिर आगे चल के IMF और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की मदद से इस विचार को बल मिला, बढ़ाया गया, देशों में पर बढ़ाया गया। कहते हैं कि भारत में भी जो 1991 के बाद रिफॉर्म्स आए, उनके पीछे यही विचार कार्य कर रहा था, क्योंकि एक सहमति एक दुनिया में बन रही थी कि यही विचार है जो प्रगति की राह दिखाएगा। तो संपादकीय कहता है कि इसके बाद जो पूंजीवादी विचार है ये पूरी दुनिया के देशों में फैला, समाजवादी देशों में भी फैला, भारत जैसे देश में भी फैला। हमने बात की 1991 के बाद भारत में आर्थिक सुधार हुए, कई सारे बाजारों को खोला गया, इसलिए उनको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। अब ऐसे में क्यों कहा जा रहा है कि इतिहास वापस करवट ले रहा है? कि अमेरिका में समाजवाद वापस लौटता दिख रहा है। वहाँ के कुछ नए नेता हैं, बर्नी सैंडर्स का नाम आपने सुना होगा, हो सकता है चुनावों के समय जो अमेरिकी चुनाव हुए थे, तो बर्नी सैंडर्स एक बड़े समाजवादी नेता के तौर पर माने जाते हैं। तो इस प्रकार से अब वहाँ पे समाजवादी नेता बड़े समाजवादी नेता होने लगे हैं या बड़े नेता होने लगे हैं। ये भी तो इतिहास की करवट है, क्योंकि कैसे कल्पना कोई कर सकता था कि अमेरिका में कोई समाजवादी नेता राष्ट्रपति के चुनाव में इतना आगे तक जा सकता है। तो इस प्रकार से इतिहास करवट ले रहा है। अब उसके बाद संपादकीय कहता है कि और ये जो उदार अर्थशास्त्री हैं, जो हमेशा मुक्त बाजारों की बात करते थे, मुक्त व्यापार की बात करते हैं, निजीकरण की बात करते हैं, वो साथ में बड़े चिंतित भी हैं कि ये अचानक से अधिनायकवाद क्यों बढ़ रहा है, अधिनायकवादी सरकारें क्यों बढ़ रही हैं, राष्ट्रवाद में अति राष्ट्रवाद क्यों दिखने लगा है। और इसी के साथ, इस चिंता के साथ वो अपना मोर्चा उसके उन चीज़ों के खिलाफ भी खोले रहते हैं जो पॉपुलिस्ट या लोकप्रिय नीतियां होती हैं सरकारों की, जिसमें लोगों को सब्सिडी देने की बात हो रही होती है या लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही होती है, लोगों को रोजगार देने की बात हो रही होती है, इसके लिए अतिरिक्त सुविधाओं की बात जब की जा रही होती है सरकार की ओर से, तो यही मुक्त व्यापार के हिमायती अर्थशास्त्री, उदार अर्थशास्त्री इन नीतियों के खिलाफ कहते हैं कि ये बाजार को डिस्टॉर्ट कर रहा है, बाजार को खराब कर रहा है। संपादकीय कहता है कि ऐसे उदारवादियों को अपने अर्थशास्त्र के विचार पर फिर से विचार करना चाहिए, अपने अर्थशास्त्र की समझ पर फिर से विचार करना चाहिए, ताकि वो पहचान पाएं कि जिस तरह की समाज और राजनीति का निर्माण हो रहा है उसमें उन्होंने क्या योगदान निभाया है। संपादकीय आगे बढ़ते हुए कहता है कि थॉमस पिकेटी साहब की किताब है कैपिटल एंड आइडियोलॉजी, बहुत प्रसिद्ध हुई ये किताब पिछले कुछ सालों में। उस किताब में बात की गई है कि पिछले कुछ समय से जो संपत्ति के राइट्स हैं और जो ह्यूमन राइट्स हैं, मानवाधिकार और संपत्ति अधिकारों के बीच 300 सालों का जो टकराव का इतिहास है, उसमें हाल के समय में एक बड़ा बदलाव आया है। जो संपत्ति आधारित समाज है उसमें ये बिल्कुल न्यायोचित माना जाता है कि जिसके पास ज़्यादा है उसका उस व्यवस्था के, उस देश के चलाने में भी ज़्यादा अख्तियार हो, ग्रेटर से हो। जबकि एक असल लोकतांत्रिक समाज में माना जाता है कि मानव अधिकार सर्वोच्च है
और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो भिक्षुक हो, उसके पास बराबर अधिकार है, अख्तियार है ये तय करने का कि उसका देश, उसकी सामाजिक व्यवस्था कैसे चलेगी। यही एक अंतर है बड़ा एक लोकतंत्र में, सच्चे लोकतंत्र में, और एक संपत्ति आधारित समाज में। उसके बाद संपादकीय कहता है कि ये जो तमाम लोकतांत्रिक देश हैं और पूंजीवादी देश हैं, इन्होंने कई समाजवादी विचारों को अपनाया विश्व युद्ध के बाद से। अमेरिका ने भी अपनाया लेकिन, और भारत ने भी अपनाया, लेकिन ये एक प्रकार से पूरा समाजवादियों का जो समय था वो सोवियत रूस के पतन के बाद ऐसा लगता है कि अचानक से समाप्त हो गया। अब भारत में भी इसको देख सकते हैं। एक समय पर भारत में शीर्ष समाजवादी नेता हुआ करते थे, जॉर्ज फर्नांडीज हुआ करते थे, चंद्रशेखर हुआ करते थे। उनका नाम भी उस प्रकार से आज नहीं लिया जाता है या वैचारिक हलकों से लगभग गायब रहता है, आउटडेटेड माना जाता है। उनके विचारों के बारे में जानना भी। संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि देखिए, साम्यवाद ने, कम्युनिज्म ने जीवन के स्तरों को बढ़ाया था और लोगों में शिक्षा भी पहुंचाई थी। पूंजीवाद से कहीं ज़्यादा तेजी से उसने कार्य किया था, लेकिन जो संपत्ति का प्रश्न था वहाँ पर साम्यवाद, कम्युनिज्म बहुत तेजी से फेल करता है। कैसे फेल करता है? क्योंकि संपत्ति के प्रश्न पर साम्यवाद का मानना था कि कोई निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, और ये विचार फेल कर गया। क्यों फेल कर गया? क्योंकि इस विचार के साथ ये भी था कि क्योंकि लोगों के पास संपत्ति का अधिकार नहीं है, एक प्रकार से उनके पास कोई अधिकार ही नहीं रह गया। उनके जो निजी अधिकार थे उनका हनन हुआ। पूंजीवाद ने क्या सॉल्यूशन सुझाया है, क्या उपाय दिया है कि सारे जो सामाजिक संपत्ति है, सामाजिक परिसंपत्तियां हैं, उनको अदल बदल कर दिया जाए, यानी उनको बदल दिया जाए निजी संपत्तियों में। और साथ ही जो टैक्स लगाया जाता है अमीर लोगों पे बहुत ज़्यादा, या ज़्यादा इनकम पर, ज़्यादा आय पर, उसको भी कम कर दिया जाए। लेकिन इस विचार ने भी काम नहीं किया है। ये उपाय तो था, और साम्यवाद फेल होने के बाद यही उपाय इकलौता उपाय दिखने लगा। लेकिन संपादकीय कहता है कि आज की जो सामाजिक विषमताएं हैं उनको आप देखें, या समाजों में हो रहे राजनीतिक बदलावों को आप देखें, तो आप कह सकते हैं कि पूंजीवादी विचारों ने भी काम नहीं किया है। क्योंकि जो सबसे मौलिक और मूलभूत मानव आवश्यकताएं हैं, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, सामाजिक सुरक्षा की हो, या सभी के लिए समान अपॉर्चुनिटीज़ की हो, खुद के लिए भी, आने वाली संततियों के लिए भी, इन तमाम चीज़ों पर पूंजीवादी मॉडल भी फेल हुआ है। साम्यवादी मॉडल तो फेल हुआ ही था, पूंजीवादी मॉडल भी फेल हुआ है। तो फिर पे आने से पहले एक और बात, कि वो मॉडल फेल केवल उन चीज़ों पे नहीं हुआ है कि लोगों को जो अपनी डिग्निटी मेंटेन रखने के लिए बेसिक सुविधाएं चाहिए, आज वो भी नहीं मिल रही हैं, या समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं। फेल इसलिए भी हुआ है क्योंकि हम इस पूंजीवादी समाधान ने, पूंजीवादी उपाय ने दुनिया के पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये विचार कि जो निजी कंपनियां हैं या निजी लोग हैं, वो पर्यावरण का उपयोग या उपभोग ऐसे करेंगे कि वो सस्टेनेबल रहे, ये विचार गलत साबित हुआ, ये विश्वास गलत साबित हुआ। भाई, आखिर जब हर रिसोर्स, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर वो ज्ञान हो, अगर हर चीज़ को एक संपत्ति ही बन जाना है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही हो, तो फिर उस प्रॉपर्टी के साथ तो वही किया जाएगा जो बिजनेस कॉरपोरेशन करने के लिए जाने जाते हैं, यानी उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अपने मालिकों की अधिक से अधिक संपत्ति बढ़ाना। ऐसे में जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचता है, और क्योंकि पर्यावरण में तो सबका हिस्सा है, नुकसान सबको पहुंचता है। तो फिर अपने कंक्लूजन की ओर बढ़ते हुए संपादकीय कहता है कि देखिए, साम्यवाद और संपत्ति केंद्रित पूंजीवाद दोनों बहुत ज़्यादा फेल हो चुके हैं, बहुत क्लियरली, बहुत स्पष्ट रूप से फेल हो चुके हैं। चाहे मौसम में आ रहा बदलाव हो, पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं हों, चाहे राजनीति से जुड़ी चिंताएं हो, राजनीतिक वातावरण में आ रही संकीर्णता हो, ये दोनों इस बात के द्योतक हैं कि पूंजीवाद को भी अब सुधार की आवश्यकता है। आर्थिक नीतियों को नए विचारों पर आधारित होना होगा। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो विचार कर सकने योग्य लोग हैं, जो नीति निर्माता हैं, वो भारत में हैं, उनको पूरी दुनिया के सामने अपनी बात को पुरजोर तरीके से कहना होगा कि ये पुराने आइडियाज़ फेल हो रहे हैं जिसमें हम आज तक जकड़े हुए हैं। यानी कि संपत्ति अधिकारों को मानव अधिकारों के ऊपर बैठने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए
हमें वापस जाना होगा गांधी के लोकतांत्रिक समाजवाद के विचार पर, गांधीयन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इसमें सहकारिता पर, सहकारिता आधारित अर्थव्यवस्था पर जोर है। संपादकीय इस बात के साथ अंत होता है कि ये सहकारिता आधारित अर्थव्यवस्था, हम जानते हैं सहकारिता क्या होती है, जिसमें ओनरशिप जो है वो बटी हुई होती है उन सभी लोगों के बीच जो कि उस व्यवस्था को चला रहे होते हैं। तो ना तो ये सरकार के हाथ में है, ना ही किसी एक व्यक्ति के हाथ में है। यही सहकारिता आंदोलन का मोटा मोटा अर्थ है। तो ये संपादकीय कहता है कि 21वीं शताब्दी में सहकारिता आधारित अर्थव्यवस्था वाली सोच इकलौता तरीका है कि जो पूंजी का निर्माण है वो शीर्ष पर ना हो, बल्कि वहाँ पर हो जहाँ पर इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, यानी बॉटम में। और अगर निर्माण वहीं पे होगा जहाँ पर इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, तो ये भी साथ में इंश्योर होगा कि मानवता और हमारा ये ग्रह दोनों बचे रहें। ये था आज का संपादकीय। मिलेंगे कल अगले एपिसोड में नए महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।